किरण, अंकिता, प्रेक्षा, जो भी लोग हैं, अगर आवाज नहीं आता है ना बेटा तो मुझे इन्फॉर्म करना। पता चला मैं अकेले बोल रही हूँ, आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है? तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम लोग रिपीट ले लेंगे इसको, ऐसे टाइम पे ले लेंगे जब नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जब तक चलता है तब तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जब तक नेटवर्क स्टेबल है। देखिए आपका जो आर्टिकल 22 है वो है हबीज कार्पस से रिलेटेड। सीआरपीसी में भी आप इसके कई सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने को मिलेंगे कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं। अरेस्टेड अगर कोई होता है, किसी भी संबंध में उसकी कोई गिरफ्तारी होती है, तो यहाँ उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं। और अगर मान लीजिए, जरूरी तो नहीं हर व्यक्ति को सही उसका जो गिरफ्तारी किया जाता है वो हमेशा किसी इस तरह के रीजन से ही हो जो बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है गलत गिरफ्तारी भी होती है। और क्या किसी पर्सन को कितनी देर तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आप लोग रख सकते हैं, तो आप सभी को पता है 24 आवर्स का हमारे पास क्या रूल है ना? तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 22 है, ये 22 सीधे एक तरह से प्रिवेंशन है किसके अगेंस्ट, कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो यहाँ दो कंडीशन है, एक है प्रिवेंटिव और एक है तो यहाँ पर मान दो तरह के जो चीजें हैं, एक हमारा होता है नॉर्मल पनिशमेंट होता है या नॉर्मल अरेस्ट होता है, जिसमें कि डेफिनेटली पता होता है कि भाई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस पर्सन ने किसी तरह का क्राइम किया है, तो उसे डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया जाता है ना, अरेस्ट वारंट के साथ। यहाँ हमेशा आप थोड़े से वकील बन जाओ, आप लोग हर चीज में लॉजिक आपको देखना है, हर चीज के पीछे ये चीजें देखने की, क्या किसी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि अब आप लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हो, या पुलिस वालों को भी राइट है कि किसी के सामने जाकर खड़े हुए और उसे अरेस्ट कर लिया? इज इट पॉसिबल? नहीं, अरेस्ट वारंट होता है। इसी तरह सर्च करना है किसी को तो उसके लिए सर्च वारंट होता है, किसी के घरों में तलाशी लेनी है तो उसके लिए सर्च वारंट निकाला जाता है ना? तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, हाँ आंखों के सामने अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस कंडीशन में तो आप डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं कि पुलिस वाले के सामने ही कोई क्राइम हो रहा है या हमारे सामने कोई क्राइम हो रहा है, तो उसे बोला जाता है प्राइवेट पर्सन तब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो वो सम कंडीशंस आर देयर, इवन मजिस्ट्रेट, सम प्राइवेट पर्सन और जो भी अथोराइज पर्सन है, हमारी आंखों के सामने अगर होता है तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। बट नॉर्मली देखा जाए तो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू होता है और उसके बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाता है। कुछ जो बाकी सारी कंडीशंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस की वो सारी आपको सीआरपीसी में पढ़ने को मिलेंगी। एक तो होता है कि पनिशमेंट के लिए पर्टिकुलर क्राइम हैज बीन डन, उस कंडीशन में अगर किसी को गिरफ्तार किया है वो एक अलग पार्ट है। एक होता है प्रिवेंटिव, है ना? दो तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, एक तो नॉर्मली किसी ने क्राइम किया है उस कंडीशन में उसे अरेस्ट किया जाएगा, सेकंड प्रिवेंशन के लिए किया जाएगा। प्रिवेंशन वाली शायद आप सभी लोग समझते हैं, 152 में गिरफ्तारी होती है सीआरपीसी। अभी आप पढ़ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ओकेजन पर कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी उस ओकेजन के पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है 24 आवर्स के लिए या कुछ घंटों के लिए। गुंडे टाइप के जो लोग होते हैं, जो लोग न्यूसेंस करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस, उन लोगों को वो होते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंशन के लिए। अब मान लीजिए किसी भी तरह का है, तो क्या किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो एक तरफ तो हमने अभी आर्टिकल 21 पढ़ा है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जब उस कंडीशन में ऑलरेडी आपको बोला गया है कि हर तरह का व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो जब अरेस्ट भी किया जाता है उसके साथ ये नहीं है कि आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स या आपके जो ह्यूमन राइट्स है वो खत्म कर दिए जाएं। हो सकता है किसी ने क्राइम किया है, किसी का मर्डर किया है, बट उस कंडीशन में भी उसके कुछ राइट्स होने चाहिए। और आर्टिकल 22 इसी के साथ डील करता है कि अगर उस पर्सन के कुछ राइट्स है तो वो क्या है। तो सबसे पहले उसमें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस कंडीशन में राइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जिससे गिरफ्तार किया गया है उसे उसकी गिरफ्तारी का ग्राउंड
बताया जाना बहुत जरूरी है। किसी पर्सन को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसने ऐसा किस तरह का क्राइम किया है। कई बार होता है सीधे पुलिस जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है नहीं किया है, कोई झूठी रिपोर्ट उसके अगेंस्ट में दिखा दी गई है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उस कंडीशन में सीधे लोग सीधे किसी व्यक्ति के यहाँ पर पुलिस वारंट लेकर पहुंचती है। उस कंडीशन में तो उसे पता भी नहीं है ना उसने किया क्या है। देन आपको यहाँ हर एक कंडीशन में ये कंपलसरी होता है, आर्टिकल 22 हमें ये राइट देता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसका ग्राउंड उसे बताया जाए। ठीक, फिर राइट टू कंसल्ट एंड बी डिपेंडेंट बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, उसे अपने पसंद के अधिवक्ता प्रैक्टिशनर लॉयर से बात करने का और खुद को डिपेंड करने का राइट दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये भी कंपलसरी है। और आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा सीआरपीसी में फुल लेंथ का कि अरेस्टेड पर्सन की क्या राइट्स हैं, तो उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें उसे ग्राउंड्स जानने का राइट है, उसे मेडिकल चेकअप का राइट है, उसे प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज जो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है वो दी जानी चाहिए, उसे अरेस्ट का राइट, अरेस्ट जो किया गया है उसके ग्राउंड्स पता हो, उसकी फैमिली को उसके बारे में पता हो, फिर उसे अपील का अधिकार है क्या उसके बारे में पता हो। इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है या कोई अरेस्टेड पर्सन है उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट ऑफ एक्यूज आपके पैरेलल यहाँ चलेंगे, दोनों चीजें सिमिलर ही हैं और आपको पढ़ने में भी इजी हो जाएगा। इसी के बाद अब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी उसे नजदीकी, एक मिनट, नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट है उनके सामने 24 आवर्स में उन्हें पेश किया जाना चाहिए। देखिए उसके पीछे कोई तर्क मुझे बता सकता है कि क्या है। आप लोग अभी इतना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर मैं पूछूं कि भाई इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा जरूरी है, किरण क्यों ऐसा जरूरी है कि 24 आवर्स में आप पेश करें ही करें, अदरवाइज वो हबीज कार्पस वाला रेट एप्लीकेबल किया जा सकता है और हमारे राइट्स हबीज कार्पस वाले जनरेट हो जाएंगे। क्या तर्क है इसके पीछे, क्या फैक्ट है, कोई मुझे बता सकता है कि क्यों 24 आवर्स हमने डिसाइड कर लिया है कि 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। किसी ने कभी सोचा? ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है मुझे? प्रेक्षा, श्रद्धा, दीक्षा, वंदना, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ अभी बताओ श्रद्धा, फिर से म्यूट कर लिया, ठीक है अनम्यूट करो, बताओ क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैम शायद शायद इसलिए ताकि जो क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो लोग मतलब उनके साथ जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि कस्टडी में अगर होते पुलिस की तो मारपीट करते हैं या फिर कुछ भी मतलब गलत करते हैं जो कि उनको परमिट नहीं है वो सारे काम। इस वजह से ये भी हो सकता है कि इलीगल कस्टडी में रख ले वो 24 आवर के, मतलब अगर ये प्रोविजन ना हो कि 24 आवर में जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इसलिए तो वेरी गुड। एक तो ये भी रीजन है और एक रीजन ये भी है कि आप मजिस्ट्रेट मतलब कौन है हमारे लिए यहाँ पर? न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति कौन है? जज मीन्स मजिस्ट्रेट। अभी हम यहाँ पर क्योंकि क्रिमिनल केसेस के लिए मजिस्ट्रेट वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पुलिस वालों का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है। उस व्यक्ति को कितनी देर तक, जो पहला आपका 24 आवर्स में जब उसे पेश किया जाता है तो उसे रिमांड पर कितने दिनों के लिए लिया जाएगा, और क्या उसने सच में जो बोलते ना एफआईआर का क्या होती है, प्रथम सूचना अभिवेदन प्रतिवेदन जो होता है, उसके आधार पर ये देखा जाए कि क्या सच में उसने क्राइम किया है, और 24 आवर्स में उसके जमानत के राइट, ये सारी चीजें कि क्या उसे कस्टडी में और कितने लंबे समय तक रखा जाएगा। मतलब एक दिन से ज्यादा आप किसी को कस्टडी में बिना किसी ग्राउंड के नहीं रख सकते। ग्राउंड आपके पास है बट उसे डिक्लेयर करना और उसके बारे में प्रॉपर सही डिटेल्स देना और सही डिसीजन देने का काम तो पुलिस वालों का नहीं है, डेफिनेटली मजिस्ट्रेट का है। अब यहाँ मजिस्ट्रेट उस एफआईआर को देख के जो प्राइमा फेसी चीजें हैं वो डिसाइड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को होता है, इसलिए यहाँ पर 24 आवर्स का
टाइम डिसाइड है। अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अभी आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे कि ये चीजें एक्सटेंड भी होती हैं, वो 3 डेज भी हो सकता है, बट हाँ 24 आवर्स में आपने उसे पेश कर दिया है, उसके बाद उसका जो रिमांड हो उस रिमांड को आप 3 डेज एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 डेज भी हो जाता है पुलिस वालों के पास, मीन्स पुलिस कस्टडी, और उसके अलावा 15 डेज भी हो जाता है। मतलब आपका जो रिपोर्ट पुलिस डायरी बनने का जो टाइम है, उस पुलिस डायरी को बनने के लिए तो यहाँ पर उसकी कस्टडी को एक्सटेंड किया जा सकता है फर्स्ट 24 आवर्स के में एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद स्पेशल केसेस में। तो यहाँ पर 24 आवर्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि यहाँ अगर किसी के साथ गलत होता है तो उस गलत को और पुलिस वाले अननेसेसरी ना आगे बढ़ाएं। एक तो आपका 3rd डिग्री पुलिस कस्टडी में जो इन ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसी के साथ मजिस्ट्रेट एक ऐसा पर्सन है जो उसके बारे में सही राय दे सकता है। प्राइमा फेसी जो डिसीजन लेने का राइट है वो किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है, पुलिस वालों के पास नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेगा कि अब इसका आगे क्या करना है, क्या कस्टडी बढ़ानी है, क्या जमानत देनी है, क्या मुचलके पे छोड़ना है, जितनी भी चीजें हैं वो सारे का सारा प्रोसेस करने का जुडिशरी के पास राइट है, पुलिस वालों के पास नहीं है। इसलिए एक 24 आवर्स डिसाइडेड है। इससे ज्यादा में अगर कंडीशंस हैं तो इवन आप लोगों को शायद पता होगा कि हाँ सफर का टाइम हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई सीन है कि मजिस्ट्रेट के पहुंचने में, तो यहाँ सफर का टाइम निकाल कर आप एक्यूज को वहां पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ 24 आवर्स के बाद क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट का जो प्राइमा फेसी डिसीजन लेने का राइट है और क्या उस व्यक्ति ने गलत किया है या सही किया है तो उसके यहाँ राइट्स होंगे, और इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रोविजन दिया गया है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाले तो कुछ भी करें, पुलिस वालों को थोड़ी ना राइट है, यहाँ पर हर तरह का राइट तो मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। देखिए फिर आपका 4th पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है कि अब अगर 24 घंटे से ज्यादा किसी को अरेस्ट करना है तो क्या होगा, उसका ऑर्डर कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट। जैसे मैंने बोला ना कि एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, स्पेशल परमिशन मजिस्ट्रेट ने अगर इस तरह का ऑर्डर दिया है तो, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देने के बाद रिमांड पर उस केस को आगे आगे चलाया जाएगा। अगर उसमें से जब तक कि आपका जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन है वो नहीं चल पाया, प्रॉपर आपकी पुलिस डायरी नहीं बन पाई, उस कंडीशन में अगर नीड लगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर जो डायरी बनाई जाती है 172 सीआरपीसी में, उसके लिए उस कंडीशन में इसमें कुछ केस लॉज भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। इसमें हुस्न खातून का लीगल एड से रिलेटेड है। कई बार लोगों को लीगल एड वाला सभी को पता ही होगा, ये वाला जो केस है इसे नोट डाउन कर लेना। आप लोगों को सभी को पीपीटी दिख रहा है। लीगल एड में कई बार ये लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उनके पास जैसे मान लीजिए कि किसी आपने तो बोल दिया कि भाई आपको यहाँ राइट है कि आप आपके पसंद के प्रैक्टिशनर को बुला सकते हैं, लीगल एडवाइजर को बुला सकते हैं और आप उससे अपना डिफेंड करवा सकते हैं। अब आपको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करें? तो यहाँ पर उस कंडीशन में ऐसे लोगों के लिए फ्री लीगल एड भी होता है। इवन इसके तहत उनके लिए डिपेंड करने के लिए लॉयर्स भी अपॉइंट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये 2-3 चीजें हैं समझने की कि पहली चीज कि हमारा ग्राउंड है, अभी किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया गया है तो उसके ग्राउंड्स क्या हैं, उस ग्राउंड्स के साथ उसे पर्सनली अगर वो चाहता है कि कोई कंसल्टेंट उसके लिए अपॉइंट किया जाए खुद की तरफ से तो वो कर सकता है। देन 24 आवर्स से ज्यादा किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 3rd 4th एक और इसमें मेंशन करिएगा, अगर किसी केस में नीड होता है कि किसी को अरेस्ट किया जाना है तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर कंपलसरी है, इसके सिवा नहीं किया जा सकता। और उसके बाद भी अगर कोई उसे अरेस्टेड रखता है तो हमारे पास हबीज कार्पस ऑलरेडी है। इसमें केस लिखना क्या एक केस नोट डाउन करना, नेटवर्क चला गया था। एक केस लिखिएगा, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
ये केस है इलीगल जो अरेस्ट होता है, अवैध गिरफ्तारी होता है। कई बार लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना दिए गए थे। इसका AIR लिखिएगा 1994 ताकि इजीली मिल जाए आप लोगों को, और पढ़िएगा इस केस को। ये केस आपको CRPC में भी काम आएगा। कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस वाले शंका पर, या फिर को ऑफेंडर वाला जो एक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि कई बार जैसे कि किसी ने क्राइम किया, ठीक, अब उसने कितना किया कितना नहीं, अब वो अरेस्ट हो गया, उसे लगता है कि अरे मैं अकेले क्यों परेशान हूँ, या फिर मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बेटा आवाज आ रही है? मैम, आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है, तो एक केस मैं आपको बोल रही थी, केस आप नोट डाउन करिएगा, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का ये केस है। इसमें एक पुलिस जो आपका नेशनल पुलिस कमीशन है उसने भी एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें कि कई सारे ऐसी लिस्ट दी गई थी कि इसमें कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि मान लीजिए आप 40 से 50% तक का उन्होंने रेशो दिया था कि यहाँ कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी हैं जो कि अननेसेसरी थी, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब अगर अननेसेसरी कोई अरेस्ट किया जाता है या निर्दोष को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पर कि सबसे पहले अगर किसी को इस तरह से अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति को बताया जाए कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए, मतलब वो सारे नॉर्म्स जो कि आपके CRPC में बताए गए हैं वो सारे नॉर्म्स इस पर्टिकुलर केस में भी मेंशन किए गए थे। जैसे होते हैं ना आपके जो सिद्धांत बता दिए जाते हैं, प्रॉपर नॉर्म्स डिसाइड करती है जुडिशरी कि पुलिस वालों को अरेस्ट किया जब पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो ये केस आप लोग याद रखिएगा, ये केस आपके लिए CRPC के जो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे उसमें भी हेल्पफुल होगा, सर्च कर लीजिएगा इसे, ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 सीधे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है और फोर्स लेबर को। फोर्स लेबर का मीनिंग आई थिंक सभी को पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो सुन लीजिए। फोर्स लेबर होता है जिसमें कि किसी व्यक्ति को अननेसेसरी काम में लगाया जाना, अनवांटेड बोल सकते हैं आप इसे, या इसे बोला जाता है हिंदी में प्रॉपर, किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजन होता है ना किसी काम में लगाया जाना, ये उस तरह का। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। Traffic in human beings and beggar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Nothing in this article shall be prevent the state। देखिए यहाँ पर किसी भी पर्सन को क्या खरीदा बेचा जा सकता है। अभी लेटेस्ट अगर पेपर पढ़ रहे होंगे तो इंदौर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल पता चला है, अगर आप लोगों ने देखा हो, बच्चों को खरीदने बेचने का। अभी का लेटेस्ट है ये, इसी मंथ का, सर्च करना सभी लोग, इंदौर का लेटेस्ट है। 1 महीने की बच्ची को बेचा गया था, और उसके बाद जब उसको पता चला कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कई सारी नर्सेस निकली जो ये करती हैं कि अगर कोई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर पे बच्चे नहीं हैं, उन फैमिलीज से डायरेक्ट डील करके ऐसे डिलीवरीज करवाना जो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं, उन अनवांटेड चाइल्ड को किसी और को बेच देना। हमारे यहाँ पर ये इस तरह का किसी को खरीदना बेचना पूरी तरह से निषेध है, क्लियर। और इसके लिए रूल्स भी हैं, हमारे पास पर्टिकुलर एक्ट भी है, क्योंकि किसी भी इसमें सबसे ज्यादा जो शोषण होता है, इसके पीछे जो तर्क है या ऑब्जेक्ट है इसका, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ये है कि मान लीजिए अगर किसी को देखिए अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं और हम जान पाते हैं फंडामेंटल राइट्स से कि वाओ वी हैव लॉट्स ऑफ राइट्स, ठीक, बहुत सारे हमारे पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। कब? जब हम इंडिविजुअली उन चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर पाए। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि किसी ने खरीदा है,
या किसी ने उसे बेच दिया। अब अगर उसे किसी ने बेच दिया तो उसकी लाइफ पर उसका तो राइट नहीं बचा। अब जब उसका उसकी लाइफ पर राइट ही नहीं बचता है तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स उसके किसी काम के हुए? नहीं, है ना। जैसे पहले स्लेवरी होता था कि कोई एक व्यक्ति स्लेव है किसी की फैमिली में, देन उसके बच्चे भी स्लेव ही होंगे। पढ़ा है ना हमने अरिस्टोटल में, ये एक तरह का वही कॉन्सेप्ट है। उसी तरह अब अगर आप किसी को खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब आप उसको अपने कस्टडी में ही रखते हैं एक तरह से, मतलब आप उसकी पूरी लाइफ पर अब आपका कंट्रोल है। अब अगर आपका कंट्रोल है मीन्स हमारे लिए तो राइट्स किसी तरह से मैटर ही नहीं करते। वही व्यक्ति उसको उसी हिसाब से चलाएगा जिसने उसे खरीदा है या जिसने उसे बेचा है, उसका उसने बदले में अमाउंट लिया है। तो यहाँ पर इस तरह का जो भी एक्ट है वो डेफिनेटली ऑफेंस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें कि किसी को हम फंडामेंटल राइट सभी के लिए हैं तो सभी के लिए है, तो पहले इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए, है ना। क्योंकि अगर किसी को कोई खरीदता है बेचता है तो उससे तो कई तरह के इलीगल काम भी करवाए जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों से अनैतिक इमोरल एक्ट करवाए जाते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, शादियों के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि दिखाने के लिए शादी होती है बट उसमें भी डील हो जाती है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस तरह का एक्ट आज भी होता है। शादी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, शादी का एक सिर्फ रस्म कर दिया जाता है और खरीद फरोख्त की जाती है। हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई भी एक्ट होता है तो वो इलीगल है, और ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं, नागरिक अनागरिक दोनों को मिलता है। इससे प्रिवेंशन प्रोहिबिशन जो है वो सभी के लिए है, चाहे बाहर का व्यक्ति हो किसी और जगह का हो तो भी इस तरह की चीजें एप्लीकेबल होंगी। इसमें केस लिखिएगा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई विल रिपीट, पीपल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फोर्स लेबर से रिलेटेड है। फोर्स लेबर में किसी से बलपूर्वक काम करवाना, बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति से अगर फोर्स लेबर, ये इस केस में भी क्लियर कहा गया था कि कोई व्यक्ति किसी काम को, जैसे कि मान लीजिए कोई काम किया जाता है तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, वेज दिया जाता है ना, वेजेस दिए जाते हैं। अभी कोई भी व्यक्ति कौन सा काम करना चाहता है ये वो डिसाइड करेगा, आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते, और अगर आपने काम उससे करवाया है तो उसके बदले आप उसे वेजेस देंगे जो भी डिसाइडेड है ना। अब अगर कोई व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, इसीलिए आप लोग मिनिमम वेज एक्ट अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर लेबर लॉ में इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि इस तरह के एक्ट को कंट्रोल किया जा सके। मिनिमम वेज क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वर्किंग आवर्स में किस किस तरह की फैसिलिटीज लेबर्स को दी जानी चाहिए, और अगर नहीं दी जाती है तो कंपनी पर किस तरह का एक्ट किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, लेबर्स को कितनी फैसिलिटीज, हर एक चीज के रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर फोर्स लेबर से रिलेटेड ये केस है, इसको मेंशन करिएगा। एक और इसमें केस लिखना, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता का सभी ने सुना ही होगा, बहुत सारे कारखानों में उन्होंने, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने बैन करवाया था जहां पर छोटे बच्चों को काम में लगाया जाता था, क्योंकि 14 वर्ष से कम ईयर के जो हमारे यहाँ पर हैं उनके लिए तो ऑलरेडी चाइल्ड लेबर क्राइम है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आप ही अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो किसी होटल में, किसी गैराज में, रोड पर बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पर उन चीजों को, जैसे मैंने बोला था ना आर्टिकल 21 में आप लोग 21A को आप लोग फाइंड आउट करके रखिएगा। इसी तरह आप लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई डेटा नहीं निकालना है, सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए कि आपके घरों के आसपास किसी सड़क पर, ढाबे पर, दुकान पर, रेस्टोरेंट में, गैराज पर क्या 14 साल से कम एज के बच्चे हमें काम करते नहीं दिखते हैं? डेफिनेटली दिखते हैं। इवन हम खड़े होते हैं तो हम खुद अगर वो हमारे लिए कुछ सर्व करते हैं तो हम उस पर कितना ध्यान जाता है, एक थोड़ा सा कि हाँ शायद ये बच्चा 14 साल से कम का है, दैट्स इट। और अगर हम लॉयर भी बन जाते हैं, इवन कभी भी किसी भी कंडीशन में
सिर्फ हम लोग को ये सोचना है कि हाँ यहाँ पर लॉ है, इतना ही हम सोच पाते हैं, हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने कल कहा कि आर्टिकल 21A में कितने स्टेट्स हैं जिसमें कि हर बच्चा 100% एजुकेशन ले रहा है, वो डेटा आपको निकालना है। इसी तरह आपका ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ पर 14 साल से कम बच्चे कहीं पर भी चाइल्ड लेबर में इंक्लूड नहीं है, कहीं पर भी वो इंडल्ज नहीं है, कहीं पर भी नहीं लगे हैं क्या, ये आपको स्टडी करना है। और मैं ये पूछने वाली हूँ, कभी भी अगर आप लोग देखते हैं तो आर्टिकल 24 के जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि कहीं पर भी इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या हम उस चीज को डिस्कस जो अभी हमने किया है तो क्या हमारे आसपास इस तरह की चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा कि इस तरह का जो चीजें हैं वो होती हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि क्या ये है। देखिए ये जो चीजें मैं आपको बोलती हूँ ये इसलिए बोलती हूँ कि अभी जब आप लोग LLB कर चुके होंगे, आपका ये जो डिग्री हो जाएगा, देन आप LLM में जाएंगे, आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा। ये होती है रिसर्च, ये होता है ऑब्जर्वेशन। अब जब हम किसी चीज को स्टडी करना चाहें या हम किसी चीज पर रिसर्च करना चाहें तो यहीं से आपका माइंड सेट हो इन चीजों के लिए कि क्या सच में ऐसा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ हम लोग के पास तो लॉ है, भाई बहुत सारे लॉ है, चाइल्ड लेबर एक्ट बहुत हर जगह लिखा होता है कि 14 साल से कम एज के बच्चों का काम करना निषेध है, प्रोहिबिटेड है। अभी क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अभी से मैं आपको जस्ट ये टॉपिक्स में आपको दे रही हूँ कि ये चीजें आपके लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड एक आपका यहाँ से सोचने का नजरिया चेंज होगा। तो ये सभी के लिए है कि आप लोग देखिए कि क्या आपके आसपास इस तरह के बच्चे हैं, क्या आपके पास इस तरह के बच्चे हैं आसपास के एरिया में जो कि 21 साल आर्टिकल 21A का कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं या ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो इस तरह से अभी से आपका माइंड सेट होगा रिसर्च के लिए। और जब आप डिग्री लेंगे LLM की, वहां पर आपको कई सारे रिसर्च पेपर लिखने होते हैं। तो यही होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। हम कुछ नहीं कर पाते हैं ज्यादा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके आसपास आपको 10 बच्चे भी दिख जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग की इतनी सोशल अवेयरनेस जिसे बोला जाता है वो इतना ज्यादा हम लोगों में भी नहीं है, चाहे हम लोग लॉ फील्ड में हैं, बट ये डेवलप होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना होता है, कॉल करना होता है कि यहाँ पर 14 साल के बच्चे से काम करवाया जा रहा है, दैट्स इट, अपने आप एक्शन होता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन वाला जो पार्ट है, मैं हर बार हर क्लास में बोलती हूँ कि जहाँ ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है वहां आपको करना है कि क्या हमारे लॉज सच में हैं ऐसे कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुए हैं और प्रॉपर उससे रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ आपको देखना है चीजें। और क्योंकि इस फील्ड में अगर हो तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन हर जगह देखा करो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो लड़कियों के साथ छेड़खानी हो, चाहे वो बच्चों से जुड़े मामले हो, चाहे वो बुजुर्गों से जुड़े मामले हो। अपना ऑब्जर्वेशन को वास्ट कर लीजिए। हम सोसाइटी का ही पार्ट नहीं रहते हैं, और अगर हम यहाँ रहते हैं तो क्या हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो सीन है क्या नहीं होता है। कितने ही लोग हैं इस तरह का, डील करते ही करते हैं ना। जब से मैं अडॉप्शन वाली फील्ड में आई हूँ, जब से मैं 2-3 साल से अडॉप्शन वाला पार्ट देखती हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों किसी को कारा में नहीं जाना है, डायरेक्टली वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं हम लोग, एक मिनट ना ये रिकॉर्डिंग